हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में से भी पार्लियामेंट्री जो प्रोसेसेस हैं उसका हमेशा से डिबेट में बना हुआ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, और मैं तो कहूंगा सिर्फ पार्लियामेंट ही क्यों, इवन स्टेट लेजिस्लेचर है जिसमें विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उनमें जो ये डिसरप्शंस हैं या गतिरोध हैं वो किस तरीके से हमारी गवर्नेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। क्या वो मेजर रीजंस हो सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं कि इन डिसरप्शंस को बेटर मैनेज किया जा सके या इनको बेटर टैकल किया जा सके, ताकि जो हमारी पार्लियामेंट है जिसका फंक्शन है कि आप प्रॉपर तरीके से बिल्स को, पॉलिसीज को, लेजिस्लेचर को डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे, उसके बाद एक रोबस्ट पॉलिसी मेकिंग को आप अंजाम देंगे, वो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसको प्रॉपर्ली फुलफिल किया जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, अगर आप 2021 की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को देखें तो अगर उसका ओवरऑल असेसमेंट आप करें तो क्या आपके माइंड में आता है। 2021 का अगर आप एक फेयर असेसमेंट करें, एक आप ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें, तो कहीं ना कहीं मेजरली डिस्टरप्टेड पार्लियामेंट्री सेशंस हमको दिखाई देते हैं। जैसे लास्ट ईयर मतलब 2021 में जो नेशनल लेजिस्लेचर है, जो 2020 में कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से पार्लियामेंट ना चलने की वजह से मिल नहीं पाया था, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, डिबेट्स, डिस्कशंस या बिल्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाया था, स्क्रूटनाइज नहीं कर पाया था। फाइनली 2021 में जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो पूरे 2021 में सिर्फ 33 डेज ही इनके सेशन चले या मीटिंग्स चली। और ये 2021 में सभी को ये उम्मीद थी कि एक्चुअली 2020 में क्योंकि पैंडेमिक की वजह से पार्लियामेंट बहुत ज्यादा दिन नहीं चल सकी, 2021 में वो जो नुकसान हुआ, हमारा समय वेस्ट हो गया 2020 में पैंडेमिक की वजह से, उसकी रिकवरी 2021 में पार्लियामेंट को बेटर चला के हम शायद कर पाएंगे। सभी की एक्सपेक्टेशन थी कि जो पार्लियामेंट है अब फाइनली वापस मिल रहा है, सिचुएशन बेटर हो रही है, तो जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक के हों, चाहे बाकी वाइटल इश्यूज हों, बिल्स हों, पॉलिसीज हों, लेजिस्लेशंस हों, या चाइना के साथ टेंशन एटसेट्रा, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो हमारे नेशन को इंपैक्ट करते हों, उनके बारे में एक अच्छी हेल्दी डिबेट, एक अच्छी हेल्दी इंवायरमेंट, एक अच्छा हेल्दी बिल, अच्छा हेल्दी स्क्रूटिनी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन शायद हुआ इसके बिल्कुल ऑपोजिट। आप लोकसभा और राज्यसभा को देख लें तो दोनों ही हाउसेस सिर्फ 59 डेज ही सेशन में थे, जो कि प्लान था उससे 11 दिन कम। और इवन जो 59 डेज ये सेशन में थे, उन दिनों में भी दोनों ही हाउसेस, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें ऐसे बार बार सब्जेक्ट्स या ऐसे बार बार मौके आते रहे जिनकी वजह से दोनों हाउसेस की जो फंक्शन थी बार बार डीरेल होती हुई देखी गई, डिसरप्ट होती हुई देखी गई। और पूरे साल में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने एलिगेशंस लगाए कई तरह के कि कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, या कौन वो रिस्पॉन्सिबल है हु इज एक्चुअली लीडिंग टू वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ आवर लेजिस्लेचर। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े ब्यूटीफुली तरीके से कि पार्लियामेंट किस तरीके से चलनी चाहिए, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का क्या रोल होना चाहिए, क्या इक्वेशन होनी चाहिए, उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ब्यूटीफुली उसी चीज को रिटेरेट किया इन ए फैशन। उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक प्राइज है इंडिया के लिए, और एक तरीका है कि किस तरीके से पीसफुल मेथड से हम हमारे जितने भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ डील कर पाए। और पार्लियामेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। आप आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं, आप डिस्कशंस यूज कर सकते हैं, आप डिसीजंस यूज कर सकते हैं। हो सकता है उन डिसीजंस को आप एक्सेप्ट ना करते हो सकता है उनसे आप अग्री ना करते हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया है तो पूरे कंट्री को उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। इसके अलावा श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यह भी कहा कि जो माइनॉरिटी है किसी भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और नेचुरली जो मेजॉरिटी है उसकी तो बात मानी ही जाएगी, क्योंकि
वो मेजॉरिटी में हैं, उनके नंबर्स ज्यादा हैं। लेकिन ऐसी मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी को इग्नोर करना शुरू कर दे, उनको साथ लेके ना चले, तो कहीं ना कहीं जो ट्रू स्पिरिट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, वो वॉयलेट होती हुई देखी जाती है। और यही बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी रीइटरेट की। अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे, पिछले हमारे 2 लेक्चर्स ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, खासतौर से क्वेश्चन आवर से रिलेटेड या एमपीज का सस्पेंशन किस बेसिस पे होता है, क्या प्रोसीजर है, उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको और भी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि पार्लियामेंट किस तरीके से फंक्शन करती है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यह भी कहा कि मेजॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माइनॉरिटी को अपने साथ लेके चलें। They should also be made a part of the democratic form of parliamentary system. They should also be made a part of the decision making process. और पिछले साल जो विंटर सेशन स्टार्ट हुआ, उसमें सभी को उम्मीद थी कि जब फार्म लॉस को रिपील कर दिया गया है तो जो कंटेंशियस इशू सेटल हो गया है, अब बाकी इश्यूज के लिए पीसफुल रास्ता बन जाएगा। लेकिन जैसे ही विंटर सेशन शुरू हुआ और 12 राज्यसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज का सस्पेंशन हुआ, उसके बाद डिसऑर्डरली कंडक्ट देखा गया मॉनसून सेशन में भी, उसी का कंटिन्यूएशन विंटर सेशन में भी देखने को मिला। यही प्रॉब्लम है कि जब कंटेंशियस इश्यूज पहले सेटल हो गए, फार्म लॉस को रिपील कर दिया गया, तो बाकी स्पेस जो बनना चाहिए था पीसफुल फंक्शनिंग के लिए, वो नहीं बन पाया। इससे पहले हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से पार्लियामेंट्री रूल्स हैं और डिसरप्शन से टैकल करने की क्या टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशनली या रूल्स ऑफ द हाउसेस के थ्रू। प्रॉब्लम यही है कि एक्चुअली ओवरऑल आप देखें तो इन डिसरप्शंस के साथ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या रूल्स लेवल पे या लॉ लेवल पे आप कैसे डील कर सकते हैं, उसकी बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है हमारे, चाहे बिजनेस रूल्स हो लोकसभा के, चाहे बिजनेस रूल्स हो राज्यसभा के। एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है एमपीज को डिसिप्लिन करना, कई बार सस्पेंड करना, लेकिन वो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है। आप उनको डिसिप्लिन करें, सस्पेंड करें, और जैसा आप हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे जिसमें हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सस्पेंशन से लेके काफी डिटेल में आपका डिस्कशन किया है, तो उसमें आप समझेंगे कि बहुत सारे एमपीज हो सकता है इस वजह से डिस्ट्रप्शन में इन्वॉल्व हो जाएं कि उनको लगे कि उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, ग्रीवियंसेस हैं, वो प्रॉपर्ली सुने नहीं जा रहे हैं, एड्रेस नहीं किए जा रहे हैं। तो अगर आप हार्श पनिशमेंट भी देंगे तो पनिशमेंट इज एक्चुअली नॉट ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ जब तक हम सिस्टमैटिकली अप्रोच नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, ये जो इंबैलेंस है गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ही लेजिस्लेचर नहीं है, पूरा पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज, माइनॉरिटी पार्टीज, ये सब भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में जब तक बैलेंस स्ट्राइक नहीं होगा, और यह हो सकता है कि सबसे पहले तो हम सर्टेनिटी लाएं कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है वो किस तरीके से होगी, कौन कौन से बिल्स हैं जिनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, किसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जब ये रूल सबको क्लियर हो जाएंगे तो फिर उसमें डेलिब्रेशन के लिए बहुत स्पेस बन जाएगा, सबको क्लैरिटी आ जाएगी। साथ ही साथ जो डिस्क्रिशन है इसको भी कम किया जाना चाहिए दोस्तों। अच्छा, अभी करंटली अगर आप देखें तो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में ही बहुत डिटेल्ड रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं जो गाइड करते हैं उनके हर एस्पेक्ट को, किस तरीके से ऑपरेट करेगी लोकसभा, किस तरीके से राज्यसभा ऑपरेट करेगी, कैसे वो फंक्शन करेंगे। और जो लेजिस्लेचर है उन्होंने ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं पिछले 50 साल में इनको कभी भी रिवाइज नहीं किया, और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो आज भी गवर्नमेंट के फेवर में जाते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा लक्यूना तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर है जिनको अपडेट नहीं किया है, मॉडर्न डे डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, सिस्टमैटिकली या इंस्टीट्यूशनल तरीके से डिसरप्शंस को कैसे टैकल किया जा सकता है इसके बारे में शायद इतना रोबस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद यही है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो अगर चाहें तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो गवर्नमेंट हैं उनको क्वेश्चन आवर के दौरान इन क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है या विजिबल एस्पेक्ट माना जाता है पार्लियामेंट का, जो कि गवर्नमेंट को या एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड कर रही है। इस बार
अगर आप GS1 का पेपर देखें तो एग्जैक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन यही रहा। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन में आप इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी और साथ ही साथ कि किस तरीके से पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ के, डिस्कशन से, डिबेट से, कमिटीज से, सिलेक्ट कमिटीज से या जो आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट लेवल कमिटीज होती है उनके थ्रू। जो एमपीज होते हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, उनको एक क्वेश्चन 15 दिन पहले सबमिट करना होगा गवर्नमेंट के पास, ताकि गवर्नमेंट पूरा टाइम ले, इंफॉर्मेशन ले, उसका प्रॉपर जवाब बनाए और क्वेश्चन आवर के दौरान आपको उसका रिस्पॉन्स दे सके। लेकिन यही जो कर्टसी है ये गवर्नमेंट के पास तो है 15 दिन की, लेकिन यही चीज एमपीज के पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसा हमने कहा कि अभी जो बैलेंस है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट गवर्नमेंट के फेवर में ज्यादा है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फेवर में थोड़ा सा कम हमें दिखाई देता है। तो शायद पहली जरूरत तो यही है कि 50 साल पुराने जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं इनको तुरंत हमें अमेंड करना चाहिए। तो पहला रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑब्सलीट है, गवर्नमेंट के फेवर में ज्यादा टिल्ट होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो स्क्रूटनी का प्रोसीजर है वो क्लियर नहीं है, फिक्स नहीं है। जैसे हाल ही में जो विंटर सेशन कंक्लूड हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के थ्रू जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 है उसको बेसिकली पुश किया। यह बिल जो इलेक्टरल रोल डेटा है, जो आधार आईडी को लिंक करता है, जो हमने पिछले 2 हफ्ते पहले लेक्चर डिलीवर किया है, इस चीज को अलाउ करता है। साथ ही साथ ये बिल इस बात को भी अलाउ करता है कि जो इलेक्टरल रोल्स हैं इसको आप साल में 4 बार अपडेट अप कर सकते हैं। बिल शुरुआत में गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव एजेंडा रहा उसका पार्ट नहीं था और ऐसा लगता है इसको बाद में सेशन शुरू होने से जस्ट पहले अनाउंस किया गया कि इसको विंटर सेशन में ही पास या इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये ऐसा लगता है जो लोकसभा एमपीज हैं सभी के लिए एक सरप्राइज रहा, क्योंकि उनको लगा कि पहले से हमें नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए हम इसमें प्रिपेयर नहीं कर पाए, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है उन्होंने दिसंबर 20 को इस बिल को इंट्रोड्यूस करके फाइनली पास करवा दिया। उसके बाद बिल अगले दिन राज्यसभा में गया और वहां से भी इसको पास जब करवाने लगे तो एमपीज ने क्वेश्चन किया कि ऐसी क्या अर्जेंसी है कि इस बिल को आप इस तरीके से रश करते जा रहे हैं बिना किसी डिटेल्ड स्क्रूटिनी के थ्रू ए पार्लियामेंट्री कमिटी। आइडियली होना क्या चाहिए, जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको एडिक्वेट टाइम देना चाहिए। जैसे अगर जब लेजिस्लेचर क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट को पूरा 15 दिन का नोटिस मिलता है, टाइम मिलता है, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वहीं एमपीज के सामने आप सुबह इंट्रोड्यूस करें, उम्मीद करें शाम तक बिल अप्रूव हो जाए, तो वो इसको प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से उनमें रिजेंटमेंट होगा, इस वजह से डिससैटिस्फैक्शन होगा और ओवरऑल लॉस किसका है? ओवरऑल लॉस हमारी डेमोक्रेसी का है, हमारी कंट्री का है। क्योंकि जब तक बिल्स को प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज नहीं किया जाएगा, डिबेट्स नहीं होंगी, पार्लियामेंट्री कमेटी या स्टैंडिंग कमिटीज या डिपार्टमेंट कमिटीज के पास नहीं भेजा जाएगा ताकि वो रोबस्ट बिल हो, जुडिशियल स्क्रूटिनी को विथस्टैंड कर सके, प्रोविजंस प्रॉपर हो और ऐसी कोई चीज छूट ना जाए जिससे हमारे कंट्री को नुकसान पहुंचे या उसके जो प्रोविजंस हैं उसमें कोई कमी रह जाए। तो ऐसी जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, सभी के लिए इसको डेमोक्रेसी के लिए एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता। जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि जो गवर्नमेंट के बिजनेस हैं उसको एमपीज की डिमांड के बजाय, जिसकी वजह से जो एमपीज हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये रिजेंटमेंट धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो पहला कि फिक्स्ड स्क्रूटनी प्रोसीजर नहीं है। इसके अलावा एक और कंसर्न है कि जो सर्टेनिटी है लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग की, कि कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है कि किन किन लॉज को किस किस तरीके से पार्लियामेंट स्क्रूटिनाइज करेगी। कई जो लॉज हैं, लीगल प्रपोजल्स हैं, वो मिनटों में पास हो जाते हैं। कई सारे लीगल प्रपोजल्स या बिल्स सालों तक भी पेंडिंग रह सकते हैं। अगर राज्यसभा की आप बात देखें तो ओल्डेस्ट बिल, सबसे पुराना बिल अभी तक जो पेंडिंग है वो कब से पेंडिंग है? 1992 से। इसके अलावा 7 और ऐसे बिल्स हैं जो अभी भी राज्यसभा में 10 साल से भी ज्यादा पेंडिंग है। वहीं कुछ बिल्स सुबह इंट्रोड्यूस किया, दोपहर को, शाम को ऑलरेडी पास हो गए। इसका मतलब कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है लेजिस्लेटिव डिस्कशन की। कुछ जो लॉज हैं वो जो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट है उसी में डिबेट हो जाते हैं,
वहीं पे कुछ जो लॉज हैं, बिल्स हैं, उनको पार्लियामेंट्री कमिटीज की रिगरस स्क्रूटनी के थ्रू पास किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 4 बिल्स इस बार पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास भेजे गए ताकि उनकी डिटेल स्क्रूटनी हो सके विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेलकम स्टेप है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब इन 4 बिल्स को पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास भेजा गया रिगरस स्क्रूटनी के लिए, तो बाकी बिल्स को क्यों नहीं भेजा गया? जैसे ये जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल है, जिसके थ्रू आधार को आप इलेक्टोरल रोल से कनेक्ट करेंगे, ये भी एक मेजर बिल रहा। इसको क्यों रश किया गया? इसको क्यों पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास नहीं भेजा गया ताकि इसमें कोई लकूना ना रह जाए? इसके अलावा इसका भी कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है कि जो सब्जेक्ट कमेटी है पार्लियामेंट की, जिसके पास एक्सपर्टीज है किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की, वो इन बिल्स को क्यों ना एग्जामिन करे। जब आपके पास सब्जेक्ट कमेटी है पार्लियामेंट की या डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं जिनके पास कैपेसिटी है, एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज को बहुत डिटेल में टेक्निकली एंड लेजिस्लेटिवली एंड लीगली स्क्रूटनाइज करने की, तो उनके पास क्यों नहीं भेजा जाता? जो चौथा बिल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। आइडियली ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बजाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी है, जो सब्जेक्ट कमेटी है, जो डिपार्टमेंट कमेटी है, जिसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है इस टेक्निकल बिल को स्क्रूटनाइज करने की, उसके पास भेजा जाना चाहिए था। मतलब 2 मेजर इश्यूज। पहला, किस बिल को स्क्रूटनी के लिए भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, कोई इस पे क्लैरिटी, कोई लॉ, कोई रूल नहीं है। दूसरा, किस कमेटी के पास भेजा जाएगा? टेक्निकल बिल है लेकिन आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दें, हो सकता है उसके बजाय अगर आप डिपार्टमेंटल कमेटी या जो सब्जेक्ट कमेटी है पार्लियामेंट की उसके पास भेजें तो स्क्रूटनी कहीं ज्यादा प्रॉपर या बेटर हो पाएगी। सिमिलरली 2019 में हम देखें तो जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको एग्जामिन तो होना चाहिए था इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो सब्जेक्ट कमेटी है, लेकिन कहां भेजा गया? उसको भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया, क्योंकि जो भी मिनिस्टर हो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से लेके उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर वो चाहें तो इसको ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो रूल्स हैं, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं दोनों हाउसेस के, चाहे वो स्पीकर हो या चेयरमैन हो, उनको डिस्क्रेशन देता है। वो जिसको चाहें, जिस बिल को चाहें, किसी कमेटी को भेज सकते हैं उसकी स्क्रूटिनी के लिए। और जब भी कोई बिल गवर्नमेंट को रश करना होता है तो उनसे कंसर्न मिनिस्ट्री या मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री का जो प्रपोजल है उसकी अर्जेंसी या इंपॉर्टेंस को साइट करते हुए बहुत बार कोशिश करते हैं कि कमेटी के पास स्क्रूटिनी के लिए उस बिल को ना जाना पड़े। अगर कोई बिल अर्जेंट है, एसेंशियल है, तो उसकी तो डेफिनेटली एग्जॉस्टिव स्क्रूटिनी होनी ही चाहिए बाईपास करने की बजाय, क्योंकि अगर आपने अर्जेंसी में इस बिल को पुश कर दिया, कोई इसको लीगली चैलेंज करेगा या हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिस आउट हो जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस मिस आउट हो जाएं, और अल्टीमेटली जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है जिसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हमारे लेजिस्लेचर को भी प्रॉपर चांस ऑफ हियरिंग, उनके व्यू पॉइंट्स, उनकी स्क्रूटिनी को इनकॉर्पोरेट करना होता है, अगर वो पूरी प्रोसेस बाईपास हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फ्रस्ट्रेशन डेवलप होना एक ऑब्वियस सी बात है। अगर हम इनको बिल्स को कमिटीज के पास भेजेंगे तो यह भी इंश्योर हो जाएगा कि ये बिल्स प्रॉपरली वेल थॉट आउट हैं, वेल डिबेटेड हैं, वेल स्क्रूटिनाइज्ड हैं, और जब ये जुडिशियल स्क्रूटिनी के थ्रू जाएंगे तो वहां भी इनका क्या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है बिल्स का, अकम्प्लिश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जुडिशियल स्क्रूटिनी को पास करने में भी कहीं ज्यादा कैपेबल माने जाएंगे। वहीं अगर कोई भी गवर्नमेंट हो वो बिल्स को रश करती है बिना स्क्रूटिनी के, तो एमपीज में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, जुडिशियल स्क्रूटिनी में भी हो सकता है वो बिल फेल हो जाए। इसके अलावा जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उस बिल के या उस पॉलिसी के, वो भी हो सकता है वो बिल पूरी तरह अचीव करने में सक्सेसफुल ना रहे। तो क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन या संसदीय गतिरोध का? जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, सबसे पहले तो जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी का हमने डिटेल में डिस्कशन किया, सिर्फ वही एक मेजर प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले तो हमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स को अपडेट करना होगा। दूसरा, स्क्रूटिनी के जो लॉज हैं इनको बहुत क्लियरली लेड आउट करना होगा। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट है कि किसी बिल को बिना डिबेट के या किसी कमिटी को रेफर करवाए पास करवा दिया जाए, पुश करवा दिया जाए, रश करवा दिया जाए, इस कल्चर को भी चेंज करना होगा। इसके अलावा कोई भी लॉ जिसको अगर आप चैलेंज कर देंगे कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, तो कोई मटेरियल आपके पास शायद अवेलेबल ना रह जाए, यह इंडिकेट करने के लिए कि लेजिस्लेचर ने इस बिल को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज किया है, डिबेट किया, उसके बाद यह बिल पास हुआ है। तो इसका मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमारे अपडेट हों,
इसका मतलब हमें मौका देना चाहिए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक्चुअली वो चाहें तो अपने सजेशंस, अपने डिबेट्स, अपनी स्क्रूटिनी को प्रॉपर्ली इंश्योर कर सके किसी भी पॉलिसी पीस या किसी भी लेजिस्लेशन या बिल से रिलेटेड। इसका मतलब हमें क्लैरिटी लानी होगी कि किस तरीके से डिफरेंट कमिटीज को, बिल्स को अटैच किया जाएगा, स्क्रूटिनी के लिए भेजा जाएगा। और जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी क्वेश्चन उठता है कि क्यों स्पीकर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हो कि किस बिल को स्क्रूटिनी के लिए भेजा जाए, किस बिल को स्क्रूटिनी के लिए नहीं भेजा जाए। बिल इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ऑलरेडी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीज हैं, ऑलरेडी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है, क्यों एज ए मैंडेटरी प्रोविजन हम ये इंश्योर नहीं कर सकते बाय अमेंडिंग द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कि बिल पहले उन कमिटीज की स्क्रूटिनी से आने के बाद ही पार्लियामेंट में रखा जाएगा, तभी उस पर प्रॉपर डिबेट हो पाएगी। और 1992 में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्री के आर नारायणन, उन्होंने कहा कि इस तरह का इनडिसिप्लिन या जो डिसऑर्डर है लेजिस्लेटिव बॉडीज में, एक इन्फेंटाइल डिसऑर्डर या मीजल्स है मिडिल एज की। उन्होंने यह भी कहा कि एक्चुअली अगर इस चीज को हम सही नहीं करेंगे तो पूरा सिस्टम एक मॉर्टल डेंजर में हम डाल देंगे। हमें हमारे पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस को एड्रेस करना ही होगा दोस्तों। और इस तरीके से जो पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी है, फंक्शनिंग है, इफेक्टिवनेस है, स्क्रूटिनी है, इसके अलावा किस तरीके से पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल होल्ड करता है, और लोग भी देख पाएंगे कि इस पर्टिकुलर बिल पे ये डिबेट हुई, ये पॉइंट्स निकल के आए, गवर्नमेंट ने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जो कॉमन मासेस हैं वो भी कहीं ज्यादा उस पूरी डिसीजन प्रोसेस या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का अपने आप को पार्ट महसूस करना शुरू करेंगे। तभी पूरी प्रोसेस जो है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो है हमारी, ये पार्टिसिपेटिव हो पाएगी, डेमोक्रेटिक हो पाएगी। मेजॉरिटी को ध्यान रखना होगा माइनॉरिटी को भी एक सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अडॉप्ट करना होगा या नॉन डिसरप्टरी बिहेवियर अडॉप्ट करना होगा पार्लियामेंट में दोस्तों। और यह सब करने के बाद ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्क्रूटिनी में प्रॉपर लॉ या क्लैरिटी, इसके अलावा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का अच्छी सिंक, इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर्स को कर्टेल करना, इसके अलावा अगर कोई लॉ हमें लाना पड़े जो इंश्योर करे कि सभी बिल्स को पहले या तो पार्लियामेंट्री कमिटीज या तो हमारी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी या सब्जेक्ट मैटर कमिटीज के पास पहले भेजा जाए, तो वो भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है पूरी प्रोसेस को और ज्यादा रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिव बनाने में। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।